Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 31st of August 2022। तो 31 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले जो लोग यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं, और अगर उनको स्टैटिक पार्ट उनका कंप्लीट नहीं है या उनको लग रहा है कि स्टैटिक पार्ट उनका वीक रह जाएगा या कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं कोई बड़े नाम वाली, तो वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी लगभग हमने 4 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं एंड दे आर गोइंग गुड। और जो भी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगे। लाइव क्लासेस होती हैं हफ्ते में 4 दिन, ठीक है ना। तो अभी आपको ऑप्शनल का भी समय मिल जाएगा और जीएस भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सवाल एक एक करके हम देखेंगे। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। इनमें से कौन से रॉक्स हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। पहला है लोएस, सेकंड है कॉन्ग्लोमरेट एंड थर्ड इज शेल। तो आपको बताना है कि इनमें से सेडिमेंट्री रॉक कौन से नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शंस आपके सामने है 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, नन ऑफ द अबव इज सेडिमेंट्री रॉक, या ऑल ऑफ द अबव आर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है ना। तो ये इसमें आपको बताना है। दिस इज द क्वेश्चन टू यू। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वैसे मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा कि आप इसका आंसर ज़रूर करें, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये तीनों ही सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। याद रखिएगा, लोएस, कॉन्ग्लोमरेट और शेल तीनों ही सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। लोएस भी आपका सेडिमेंट्री डिपॉजिट है जिसमें लार्जली सिल्ट साइज ग्रेन रहते हैं एंड लूजली सीमेंटेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज़ ऑल्सो सेडिमेंट्री रॉक। तो एक बार आप जाके सर्च कर लीजिएगा लोएस के बारे में, है ना। लोएस वैसे एक वो भी होता है आपका जो सैंड का वो बनता है ना, चाइना वाइना की तरफ आपने देखा होगा डेजर्ट वाले एरिया में, लेकिन ये लोएस आपका सेडिमेंट्री रॉक भी रहता है, ठीक है ना। कॉन्ग्लोमरेट याद रखिएगा, शेल याद रखिएगा, तीनों सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इसका आंसर रहेगा ऑल आर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्रस्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसमें कि द एवरेज डेंसिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस दैन दैट ऑफ द ओशियानिक क्रस्ट। यानी कि एवरेज डेंसिटी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है वो कम होती है दैन दैट ऑफ ओशियानिक क्रस्ट। फिर दूसरा लिखा है ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर दैन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है ना। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, नॉट करेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, एवरेज डेंसिटी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की होती है वो ओशियानिक क्रस्ट से कम होती है ना कि ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही मतलब गलत नहीं है, तो ये भी हट गया। दूसरा ओशियानिक क्रस्ट जो है ये थिनर होता है देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ये भी सही है। आपने वो डायग्राम देखा होगा, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। अगर आपने देखा हो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये आपका ओशियानिक क्रस्ट है, दिस इज ओशियानिक क्रस्ट एंड दिस इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये आपका थिकर ज़्यादा है, ये थिनर है, बिल्कुल सही बात है। बट डेंसिटी वाइज डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि जब आपने देखा हो जब आपकी एक सी प्लेट रहती है और एक ओ प्लेट रहती है, ओ सी प्लेट रहती है, तो ओ प्लेट जो है वो सबडक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये भारी ज़्यादा होती है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। अगली जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इग्नियस रॉक्स आर नॉट करेक्ट। इग्नियस रॉक्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एसिडिक इग्नियस रॉक्स आर हाईली डेंस एंड डार्क इन कलर। दूसरा लिखा है बेसिक इग्नियस रॉक्स आर लेस डेंस एंड लाइट इन कलर। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से इनकरेक्ट है। तो याद रखिएगा इसमें भी दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। याद रखिएगा दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एसिडिक इग्नियस रॉक्स जो रहते हैं वो आपके लाइटर इन कलर रहते हैं, दे आर लाइटर इन कलर, दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। एंड जो बेसिक इग्नियस रॉक्स होते हैं दे आर डार्कर इन कलर। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, है ना। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं और कुछ। पहले एक सीसैट का क्वेश्चन देख लेते हैं ना। लेट्स डू दैट सीसैट क्वेश्चन फर्स्ट। तो सी सैट क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट दिख रहा होगा नीचे। हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा, विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 450 रुपये का अमाउंट
टू ईल्ड ₹81 एज इंटरेस्ट, मतलब कि 450 रुपये कितने समय में 81 रुपये इंटरेस्ट देंगे एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत ही आसान सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है ना तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जस्ट मैंने इसीलिए दिया क्वेश्चन था कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेसिकली आप रिवाइज कर लें। तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर खोल लें, उसमें से फॉर्मूला देख लें और उसमें से अमाउंट और प्रिंसिपल का फॉर्मूला देख के ये क्वेश्चन करके बताएं, ठीक है ना। सवाल आसान है लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। कई बार क्या होता है जो मैथ्स के नहीं है उनके लिए ये भी सवाल कठिन हो जाते हैं। कुछ न्यूज़ आइटम्स की तरफ देखते हैं। पहले जो इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है स्मृति वन। याद रखिएगा, राइट डाउन इन योर नोट्स, स्मृति वन इनॉग्रेट किया गया है। अब स्मृति वन कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ भुज सिटी इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन द मेमोरी ऑफ 2001 अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो याद रखिएगा 2001 के जो अर्थक्वेक विक्टिम्स थे उनकी याद में, उनके नाम भी यहाँ पे लिखे गए हैं, उनकी याद में इसको स्मृति वन को इनॉग्रेट किया गया। तो स्मृति वन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ भुज सिटी इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज़ फॉर द मेमोरी ऑफ 2001 अर्थक्वेक विक्टिम्स, ठीक है। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द कुशियारा रिवर। तो अभी रिसेंटली 38th मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी इंडिया और बांग्लादेश की, है ना, एंड इंडियन बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन की। एंड यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ ने फाइनलाइज किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर शेयरिंग द वाटर्स ऑफ कुशियारा रिवर, ठीक है ना, फॉर शेयरिंग द वाटर्स ऑफ कुशियारा रिवर ऑन इंटरिम बेसिस, ठीक है। तो दिस वॉज डन। अब कुशियारा रिवर फॉर्म्स द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। याद रखिएगा कुशियारा रिवर जो है वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर बनाती है एंड इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बराक रिवर, ठीक है ना। एंड बराक रिवर सेपरेट होती है दो नदियों में, एक सूरमा नदी है एंड दूसरी है बराक नदी। तो लेट मी शो यू इन द मैप वंस, ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो ये मैप दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिस इज़ योर सूरमान रिवर एंड दिस इज़ योर कुशियारा रिवर, है ना। तो ये मैंने रेड से ही कर दिया हालांकि, लेकिन ये दोनों हैं। ये मत सोचना कि ये लाल वाली जो ऊपर वाली निकल जा रही है ये नदी है, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर इफ आई कैन। ओके ओके ओके, आई थिंक आई हैव चेंज इट। हाँ, तो ये सूरमा है एंड दिस इज़ कुशियारा, दिस इज़ सूरमा एंड दिस इज़ कुशियारा। अब देखो क्या है कि ये एक्चुअली पीछे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे बराक रिवर है, दिस इज़ बराक रिवर। तो बराक रिवर आती है, फिर ये डिवाइड हो जाती है दो लोग में, है ना। और ये जहाँ पे डिवाइड होती है ना वो एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं अमलशिद बाइफर्केशन पॉइंट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अमलशिद बाइफर्केशन पॉइंट इज़ द पॉइंट जहाँ पर ये डिवाइड हो जाती है सूरमा और कुशियारा में। फिर ये आगे जाके मिल जाती है किससे, जो आपकी यहाँ पे मेघना आ रही है, दिस इज़ द मेघना वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो जाकर के फिर ये मेघना से मिल जाएगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, इसको याद रखिएगा, है ना। और ये इसके पीछे कौन सी है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर इसके पीछे के आप देखेंगे ये ऐसे, ये सिस्टम पूरा ऐसा है लगभग, ये ऐसा सिस्टम है, ठीक है ना, ऐसा। तो ये आ रही है बराक, ये आ रहा है सूरमा और ये आ रहा है आपका कुशियारा रिवर, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। सो उसी के वाटर शेयरिंग के लिए एक MOU है जो वो साइन किया गया है। तो आई होप इसको आप याद रखेंगे। एंड अगेन सूरमा के साथ ही कंबाइन होके कहाँ पे मिलती है, मेघना रिवर में मिल जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, देखिए ये मेघना से बाद में जाकर के मिल जाती है, ठीक है ना। एंड मणिपुर, मिज़ोरम और असम जो है वो उनको भी पानी मिलता है इस नदी के द्वारा। तो ये भी एक कुछ फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। अभी हुआ क्या है, रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अनवील किया एक नया प्लान जिसका नाम है अर्थ गंगा। याद रखिएगा अर्थ गंगा इज़ द न्यू प्लान, अर्थ गंगा इज़ द न्यू प्लान जिसको अनवील किया गया है बाय किसके द्वारा, आपके जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा। अर्थ गंगा का एम क्या है, द एम इज़ टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर गंगा, टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर गंगा। अब कैसे रिवर गंगा के अलॉन्ग आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करोगे, तो इसके लिए अलग अलग उन्होंने 4-5 पॉइंट दिए। पहला इन्होंने पॉइंट दिया है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पहला है, जैसे कि जो फ्री फार्मिंग है लगभग 10 किलोमीटर का एरिया ऑन बोथ द बैंक्स, है ना, रिवर के बैंक्स में, उसके उधर साइड 10 किलोमीटर का एरिया कुछ दिया जाएगा जहाँ पे फिर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, गोवर्धन स्कीम, इन सब का यूज़ करके वहाँ पे एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सेकंड जो फेज़ है उसमें ये इन्होंने कहा है कि भैया जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर जो है, वेस्ट वाटर को रीयूज़ और रिसाइकल करा जाएगा, रिसाइकल एंड रीयूज़ किया जाएगा। द वेस्ट वाटर विल बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड, और फिर उसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है, दैट विल बी यूज्ड
ट्रीटेड फॉर इरीगेशन, इंडस्ट्रीज़, है ना, रेवेन्यू जनरेशन, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लाइवलीहुड जनरेशन की बाय हार्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो हार्ट्स ऑर्गेनाइज करके लाइवलीहुड के जो अलग अलग तरीके हैं दे विल बी डेवलप्ड थ्रू दैट, ठीक है ना। एंड इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे अर्थगंगा का आप ये भी कर सकते हो कि जैसे वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, आयुर्वेदा, इन सब का कल्टीवेशन भी कर सकते हो। देन पब्लिक पार्टिसिपेशन शुड इंक्रीज बाय इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो पब्लिक जो वो है उनके स्टेक होल्डर्स जो हैं अलग अलग, उन सबको एक करके लाना चाहिए एक पिलर, एक मंच पे, और उनको कोऑर्डिनेट करवा करके डिज़ाइन करना चाहिए। और उन्होंने कहा इसके अलावा जो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ है, द टूरिज़्म एक्टिविटीज शुड बी प्रमोटेड। टूरिज़्म को प्रमोट करना है, योगा सेशंस एंड ऑल, है ना, इससे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीड्स NHRC, NCW एंड पर्सनल लॉ इन पर्सनल लॉ केस। तो इम्प्लीड्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब नोटिस भेजा है, किसको नोटिस भेजा है, NHRC को नोटिस भेजा है, NCW को नोटिस भेजा है और नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ को भेजा है, ठीक है ना। क्यों भेजा है, बिकॉज ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दो केसेस के कारण। पहला केस है एक्चुअली कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने केस किया है रिगार्डिंग 2 प्रैक्टिसेस इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ, और वो 2 प्रैक्टिस कौन कौन सी हैं। पहला है निकाह हलाला एंड सेकंड प्रैक्टिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ योर पॉलीगैमी, है ना, जो पॉलीगैमी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अलाउड है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें 5 जजेस रहेंगे, दे विल बी वेरीफाइंग दीज 2 प्रैक्टिसेस, पॉलीगैमी एंड निकाह हलाला, जो कि अलाउ की जाती है एज ऑफ नाउ बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ। याद रखिएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा अलाउ की जाती है, ठीक है ना। अब शरिया या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो मैन आर अलाउड टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी, दैट इज़ दे कैन हैव मोर देन 1 वाइफ एट द सेम टाइम अप टू टोटल ऑफ 4। तो ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल है ही, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए भैया। आप किसी वुमेन के साथ जैसे शादी आप करते हो, सो यू आर अटैच टू दैट, या वो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको फुलफिल करें, है ना। और इस तरीके से फिर दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन अ केस। एंड ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद मुस्लिम महिलाएं उन्होंने ही केस किया है ना। सो दे हैव डन दिस केस, सो दे आर सेइंग दैट इट इज़ अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब का अगेंस्ट है। एंड इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15 एज वेल। तो 14, 15 एंड 21 3 आर्टिकल्स हैं, 14, 15 एंड 21, जिसको कि इन्होंने क्लेम किया कि इट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, इसके अगेंस्ट है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट एंड रेस, एंड आर्टिकल 14 है ना, द राइट टू इक्वालिटी। तो ये सब इन्होंने पॉइंट आउट किया है। दूसरी जो प्रैक्टिस है वो है निकाह हलाला की प्रैक्टिस, दैट इज़ अगेन अ वेरी कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस, जिसमें निकाह हलाला के प्रोसेस में क्या होता है, अ मुस्लिम वुमेन हैज़ टू मैरी अनदर पर्सन एंड गेट डाइवोर्स्ड देम from him before being allowed to marry हर डाइवोर्सी हस्बैंड अगेन। अगर जैसे एक मेल है, एक फीमेल है, ये हस्बैंड वाइफ है, अगर सपोज इनका डाइवोर्स हो जाए और अब ये दोबारा इससे इन मेल से शादी करना चाहती है, तो इस फीमेल को पहले किसी दूसरे मेल से शादी करनी पड़ेगी, फिर उससे डाइवोर्स लेना पड़ेगा और दोबारा फिर इस मेल से शादी करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ निकाह हलाला। एंड इसमें भी काफ़ी वुमेन ने इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बना करके इसको कहा है कि ये दिस प्रैक्टिस शुड बी स्टॉप, ठीक है ना। तो आई होप अब देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। या इसके अलावा NCW के बारे में आपको बता दूं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ भी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी आप याद रखें, दिस इज अगेन अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और NHRC भी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोई नहीं है। NCW एक 1992 में एक एक्ट आया था, यानी याद रखिएगा, एंड NCW जो आया था 1990 में एक्ट आ गया था एक्चुअली, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में आ गया था, और 31 जनवरी 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का फॉर्मेशन हुआ। जयंती पटनायक इसकी पहली कमीशन की चेयरपर्सन थी, और रेखा शर्मा जो है करंट चेयरपर्सन है 2018 से, ठीक है ना। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो है वो नेशनल कमीशन ऑफ
माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के अंतर्गत बना था। जब स्टार्टिंग में बना था तब 5 ही माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वैसे तो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जोरोएस्ट्रियनिज्म। और अब 2014 में फिर एक और कम्युनिटी ऐड कर दी गई जिसमें जैन्स आते हैं। तो 6 कम्युनिटीज़ हैं प्रेजेंटली जिनको कि माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है इंडिया में। और 1992 में एक्ट आया था और 1993 में ये बॉडी बनी थी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो बनी थी 1993 में बनी थी। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल, है ना। अगर आपके लिए मैं होमवर्क देना चाहूँ तो चलो एक क्वेश्चन करना आप लोग। ये आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ एनएचआरसी जो है उसमें एज क्या है रिटायरमेंट की, मतलब उसके कब तक आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज़, उसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन उसमें मेंबर बन सकता है, चेयरमैन कौन बन सकता है। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर एनएचआरसी। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एटलीस्ट। दिल्ली पुलिस फोर्स फर्स्ट टू मेक फोरेंसिक प्रोब मैंडेटरी। अब दिल्ली पुलिस फोर्स जो है वो इंडिया की पहली पुलिस फोर्स बन चुकी है जिसने कि कहा है कि कलेक्शन ऑफ फोरेंसिक एविडेंसेस विल बी मैंडेटरी इन क्राइम्स विच आर पनिशेबल बाय मोर देन 6 ईयर्स। याद रखिएगा, ऐसे हर क्राइम विच आर पनिशेबल बाय मोर देन 6 ईयर्स इन ऑल दीज केसेस द फोरेंसिक एविडेंसेस आर मैंडेटरी, है ना। फोरेंसिक एविडेंसेस विल बी मैंडेटरी। अब फोरेंसिक एविडेंसेस में कौन कौन से एविडेंसेस आते हैं, जैसे फोरेंसिक में आपका डीएनए फोरेंसिक्स के भी आते हैं ना, आपने देखा होगा डीएनए फोरेंसिक्स के एविडेंसेस आते हैं ना, जैसे मान लो कुछ इसके अलावा जैसे आपका साइबर फोरेंसिक्स भी आजकल आ गया है, जैसे ईमेल फोरेंसिक्स, मैलवेयर, इन सब के ये भी फोरेंसिक्स का ही काम है। कई एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको भी हम एक्सपर्ट्स बोलते हैं, दे आर ऑल्सो अंडरगोइंग दिस। तो डीएनए बेसिकली एंड ऑल ये सारी चीज़ें जो हैं फोरेंसिक्स के अंदर आती हैं। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी पुलिस आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है ना। दिल्ली स्टेट है नहीं, है ना, इसलिए इसकी वहाँ की जो पुलिस है इसकी पुलिस आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। और वहाँ पे इशू किया गया, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट फोरेंसिक टूल्स विल मैंडेटरली विल बी यूज्ड इन ऑल द केसेस जहाँ पे भी पनिशमेंट 6 साल से ज़्यादा है, वहाँ फोरेंसिक्स का टूल यूज़ किया जाएगा। अब कुछ मिलता है कि एविडेंस की नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन यूज़ किया जाएगा। अब फोरेंसिक एविडेंसेस का कलेक्शन मैंडेटरी है और इन हर उस क्राइम में जहाँ पे पनिशमेंट 6 साल से ज़्यादा की है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि एक फोरेंसिक मोबाइल वैन जो रहेगी वो अलॉट की जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट को, और वो आपका प्रोवाइड करेगी साइंटिफिक फोरेंसिक असिस्टेंस एंड ऑल जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये जो फोरेंसिक मोबाइल वैन्स हैं दे विल नॉट कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पुलिस बट शैल बी इंडिपेंडेंट एंटिटी रिस्पॉन्सिबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। ये इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में रहेंगी और ये कोर्ट ऑफ लॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल, आप याद रखेंगे ये सारी चीज़ें, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड सेफली विद मी। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो भरोसा रखें और आगे बढ़ें, है ना। बाकी टाइम वेस्ट करना हो तो आप पढ़ते रहें कि कहाँ पे किसके अगेंस्ट क्या केस हुआ है ना। आगे देखते हैं, प्लेजेस फ्रॉम रेड फोर्ट, प्लेजेस बाय एवरी इंडियन। तो यहाँ पे इस आर्टिकल को मैं क्यों बता रहा हूँ एक्चुअली, तो इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ताकि आप लोग को कुछ पॉइंट्स मिल जाएं। कभी आपसे अगर ऐसे में लिखने का आ जाए कि आप किस तरीके का इंडिया चाहते हैं या आपको किस तरीके के आपके व्यूज़ हैं इंडिया को लेकर के, तो उसके लिए ही आप ये बेसिकली इस एडिटोरियल को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ऑथर ने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनका एक विज़न है कि वो 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा वो चाहते हैं कि जो हमारा प्राइड है हेरिटेज में, हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन, उसकी भी ग्लोरी हम बताना चाहते हैं। फिर ऑथर ने कहा ये सारी चीज़ें पॉसिबल तभी होंगी जब हम कॉलोनियल एरा के शैकल से बाहर आ जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हम बढ़ाएंगे। एंड तीसरी चीज़, जब हम अपने वही वाली बात है कि कल्चर एंड ट्रेडिशन की चीज़ों पे प्राउड फील करेंगे, ना कि उनको शर्म की निगाह से देखेंगे, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे सबसे पहले बात की है कि देखो क्या क्या हमको करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी वांट टू अचीव दिस ग्लोरी, इफ़ वी वांट टू अचीव दिस फेम, ठीक है ना। तो ऑथर ने कुछ पॉइंट दिए, जैसे सबसे पहले ऑथर ने कहा कि रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ कोलोनाइजेशन। एंड हाउ कैन दिस हैपन? इट कैन हैपन इफ वी ट्रीट दोज हु आर वीकर वेल एंड एबॉलिश स्कैवेंजिंग, चाइल्ड लेबर, कास्ट सिस्टम, मेल एंड ये आपका कास्ट सिस्टम एंड हाई कास्ट डोमिनेंस इन आवर सोसाइटी, जो पैट्रियार्की है हमारे सोसाइटी की उसको। तो ये सारी चीज़ें जब हम मतलब एबॉलिश करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तब हम जो कॉलोनियल एरा की लेगेसी है उसको दूर
दूर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज़ ऑथर ने कहा है कि वी हैव टू टेक प्राइड इन आवर रूट्स एंड हेरिटेज। अब कैसे करेंगे, तो वी मस्ट लेट गो द पास्ट प्रेजुडाइसेस एंड प्रिविलेजेस टू लुक एट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एवरीवन। हमको अपने प्राइड, अपने रूट्स में, अपने हेरिटेज में जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, योगा हो गया हमारा, आयुर्वेदा हो गया हमारा, जो हमारे यहाँ के रिलीजियस कल्चर्स हैं, हमारे यहाँ जैसे शादियाँ कितने अच्छे ढंग से होती हैं, हमारे यहाँ की मैरिजेस देखो कितनी ज़्यादा वैसी टिकाऊ और कितनी ज़्यादा चलती हैं। ये सारी चीज़ों में हमको प्राइड लेना चाहिए कहीं ना कहीं, छोटी छोटी चीज़ों में। इसके अलावा ऑथर ने कहा यूनिटी इंटीग्रिटी भी एसेंशियल है पीस एंड प्रोग्रेस के लिए। अब यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए हमको वही वाली बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं सेक्युलरिज्म की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, उन सारी वैल्यूज़ को फुलफ़िल करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट हम डिस्क्रिमिनेट ना करें ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, किसी भी तरीके से। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि एक सेंस ऑफ ड्यूटी भी आनी चाहिए सिटीजन्स के अंतर्गत, ताकि वो अपने अंदर डिसिप्लिन लाएं, ताकि अपने अंदर वो कैरेक्टर को स्ट्रांग रखें, अपनी वैल्यूज़ और मोरल्स को अच्छा रखें, एथिक्स उनका स्ट्रांग रहे। ये सारी चीज़ें ऑथर ने कही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि कुछ प्लेज लेने की ज़रूरत है, जैसे कि हर इंडियन को प्लेज लेना चाहिए, जैसे कि आई विल ट्रीट एवरी फेलो इंडियन विद रिस्पेक्ट, dignity and love irrespective of their religion, race, caste, color, custom and career, gender, language etc। ये आप लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने वही बता रहा हूँ कि आपको कल को अगर कोई आंसर लिखने को आता है ना, तो ये आंसर में भी फिट बैठ जाएगा और ऐसे में भी फिट बैठ सकता है। तो आप ये याद रखिएगा, है ना। ऐसे कुछ भी आ सकता है कि भैया आपका व्यू क्या है कि किस तरीके का इंडिया होना चाहिए, तो भाई मैं ऐसा इंडिया चाहता हूँ जहाँ पे हर इंडियन दूसरे इंडियन को डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, लव के साथ, है ना। अदरवाइज हम वही लिखते रहेंगे कि टेक्नोलॉजिकली जो डेवलप्ड हो, गाड़ियाँ बहुत अच्छी हों, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, डेवलप्ड कंट्री हो, लेकिन ये वैल्यूज़ ही लिखना ज़रूरी है। दूसरा जैसे उसने कहा कि हर ऑथर को एक प्लेज लेनी चाहिए कि आई विल बी अ गुड सिटीजन एंड प्रैक्टिस ट्रुथ एंड नॉट लाइज, ट्रस्ट एंड नॉट मिसट्रस्ट एंड लव एंड नॉट हेट। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन है कुछ जैसे, है ना। एंड आई विल नॉट इंगेज इन क्राइम, आई विल नॉट इंगेज इन हेट, आई विल नॉट इंगेज इन वायलेंस, आई विल नॉट इंगेज इन करप्शन, आई विल नॉट इंगेज इन चीटिंग, लाइज, अब्यूजेज, पर्सनल अटैक्स, वेंडेटा, मिस इन्फॉर्मेशन। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। देन इसके अलावा ऑथर ने कहा कि एक प्लेस ये भी है कि आई विल नॉट गेट इंगेज इन टेकिंग रिवेंज एंड आई विल लर्न टू प्रैक्टिस एंगर मैनेजमेंट, फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, कितने अच्छे अच्छे प्लेजेस हैं। जैसे मान लो एक ऐसे आ गया कि प्लेजेस दैट एवरी इंडियन शुड टेक, प्लेज दैट एवरी इंडियन शुड टेक, है ना। तो वही है, इसमें भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आई विल रिस्पेक्ट वुमेन, आई विल ट्रीट गर्ल्स विद डिग्निटी, आई विल रिस्पेक्ट द गर्ल चाइल्ड, आई विल प्रोटेक्ट द यंग एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स एज वेल। देन इसके अलावा ऑथर ने कहा एक और प्लेज करने की पब्लिक सर्विस जो है उसमें हम इन्वॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं हम एवरी डे 1 आवर एटलीस्ट और एवरी वीक एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर वी विल डेडिकेट फॉर द पब्लिक सर्विस, NSS और ये सब चीज़ें जैसे नेशनल सर्विस स्कीम और ये, है ना। वी विल टेक केयर ऑफ द एल्डरलीज, है ना भैया। एल्डरली का टेक केयर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्विस ही है ना। द हेल्थ सर्विसेज, वी विल डेवलप आवर स्किल्स, वी विल प्ले स्पोर्ट्स, एंटरटेन, प्लांट ट्रीज, वी विल प्रोवाइड मेंटरशिप टू दोज हु रिक्वायर इट, वी विल प्रोवाइड लीगल सर्विसेज, वी विल बी हैविंग ओरल हाइजीन, वी विल बी हैविंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम फिक्स, है ना। एंड वी विल नॉट पल्यूट द एनवायरनमेंट, वी विल बी, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा आई विल प्रैक्टिस एंड प्रमोट गांधीयन आइडियाज़ ऑफ नॉन वायलेंस एट होम, इन फैमिली, स्कूल, स्ट्रीट्स एंड नेबरहुड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधीयन वैल्यूज़ ऑफ जो ये नॉन वायलेंस है ये आप प्रैक्टिस करें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। मैंने आपको ये बता दिया था पहले कि इसका यूज़ आप कहाँ करेंगे, वैसे ही आप इसको यूज़ करना। द एज ऑफ हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म। अब हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म क्या है, मेन यही चीज़ समझना है आपको, क्या है हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म। तो हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म का मतलब सिंपल सा इतना है, जो आजकल जो हायर रेस बढ़ रही है कंज्यूमरिज्म की तरफ, इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, आप सबको पता होगा कि ऐप्स आ गए हैं, और उन सब का एक एम है कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन न केवल सिर्फ कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करना। अब देखो क्या है, कंज्यूमर को सर्विस तो फ्लिपकार्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, अमेजॉन भी प्रोवाइड कर रहा है, स्नैपडील भी प्रोवाइड कर रहा होगा, मिंत्रा भी प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना, ये भी। लेकिन इनमें से बेस्ट कैसे चुनोगे आप? तो आजकल वही बता रहा हूँ कि आगे एक सर्वे किया गया था जिसमें कंज्यूमर्स को बहुत फास्ट चीज़ें चाहिए। तो अब डिफरेंस किस में है,
प्रोडक्ट में नहीं डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट सब में मिल जा रही है, लेकिन अब डिफरेंस आ रहा है डिलीवरी टाइम में। तो आपने देखा होगा कि डिलीवरी अब लोग प्रेफर करते हैं वन डे डिलीवरी, आज ही की आज डिलीवरी हो जाए, ठीक है ना। और ये ऐप्स भी इसी में अपने आप को क्वालिटी वाइज बताते हैं, भाई हम वन डे डिलीवरी करवा देते हैं, हम सेम डे डिलीवरी करवा देते हैं ना। जैसे अभी जोमेटो का एक बीच में आया था, उन्होंने क्या कहा था कि 10 मिनट डिलीवरी, है ना। जोमेटो ने भी कहा था क्या, 10 मिनट डिलीवरी। अब आप सोचो, ऑथर ने कहा कि 10 मिनट डिलीवरी, ये जो फास्ट बढ़ने की तरफ जो जा रहा है ना, इसी को हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म कहा जा रहा है। हाइपर लैप मतलब लोगों के अंदर अब वो वेट करने वाली जो क्वालिटी है वो खत्म हो चुकी है, वेट नहीं कर सकते, दे नीड द सर्विस देन एंड देयर, है ना, देन एंड देयर उनको सर्विस चाहिए। तो दिस इज द एरा ऑफ हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म, मतलब देयर इज अ क्लैमर टू बी फास्टेस्ट एंड टू रीच द कस्टमर, देयर इज अ क्लैमर टू बी फास्टेस्ट टू रीच द कस्टमर। हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या हुआ, नाउ दीज e-commerce sites and these service providers, they want to reach the consumer at the fastest speed, है ना, याद रखिएगा। और ये ई-कॉमर्स में भी लागू है, ये हर जगह, ये चाहे आप ई-कॉमर्स में लागू हो, चाहे आप प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, चाहे गिग इकोनॉमी में देख लो। अब ऑथर ने फिर इसके बाद गिग इकोनॉमी का कहा है कि देखो गिग इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा बर्जॉनिंग एंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, और अभी भी यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है टू प्रोवाइड अप टू 90 मिलियन जॉब्स, है ना, याद रखिएगा 90 मिलियन जॉब्स लगभग ये प्रोवाइड कर सकता है, लगभग $250 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है एंड कंट्रीब्यूट कर सकता है कंट्री की जीडीपी में लगभग 1.25 to 2% के आसपास तक। तो आप समझ सकते हो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है गिग इकोनॉमी में, ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में एंड गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स में, है ना। अब ऑथर ने कहा लेकिन इनके राइट्स के लिए और इनके उसके लिए भी तो हमको प्रयास करना पड़ेगा ना। और इसको सिर्फ राइट्स वाले व्यू से मत देखो, इसको आप एथिकल और मॉरल व्यू से भी देखो, मतलब कितने सारे इश्यूज हैं जो कि अटैच हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट फास्ट डिलीवरी ऑप्शन। जैसे कि 10 मिनट की डिलीवरी जब अनाउंस की गई थी तो कई लोगों ने ये कहा था कि भाई इससे कई ज़्यादा मेंटल इश्यूज आएंगे, फटीग बढ़ेगा, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी लोगों के अंदर, है ना। टाइम से पहुंचने के लिए उनके अंदर मेंटली कितने वो परेशान रहेंगे, है ना, एंड दे विल बी रेकलेस ड्राइविंग, कई केसेस। तो ऑथर ने वही कहा कि ये तो बहुत ही बड़ी एक तपस्या हो जाएगी सीइंग द मतलब कि पर्क्स जो उनको मिल रहे हैं, और उनको पर्क्स तो कुछ मिल ही नहीं रहे हैं। उनको क्या मिल रहा है, उनको चिल्लर मिल रहा है बेचारों को, है ना। डिलीवरी करने वालों को क्या मिलता है, आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा देते होंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा, ये उनका एक तरीके से कहना चाहिए बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक तरीके से अत्याचार ही होता है, कोई उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो ऑथर ने वही कहा है कि ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और हमको इस तरीके से हाइपर कंज्यूमरिज्म में जा करके जो उसके मोरल एस्पेक्ट है, एथिकल एस्पेक्ट है, उनको नहीं भूलना चाहिए, है ना। एंड वही है कि गिग इकोनॉमी का इतना चलन इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमारे अंदर बिहेवियरल चेंज हुआ है। जो कंज्यूमर है वो डिमांड कर रहा है, भाई कंज्यूमर आज बाहर जाके खाने से अच्छा प्रेफर करता है कि भाई जोमेटो स्विगी से कुछ मंगा लिया जाए, है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि वाइल वी हैव टू सी डिफरेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड ऑल, रेगुलेटरी एस्पेक्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट, ठीक है, टेक्निकल रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स तो अलग बात है, लेकिन वी हैव टू सी द एथिकल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स एंड बिहेवियरल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ दीज 10 मिनट डिलीवरी ऑप्शंस और हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म जो बढ़ता जा रहा है, उसका इंपैक्ट इनके ऊपर क्या पड़ रहा है वो भी एक बार सोचने की ज़रूरत है ना। दिस इज द थिंग विच ऑथर सेज कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑथर ने बहुत अच्छी चीज़ कही कि आफ्टर ऑल टेक्नोलॉजी गिव्स अस द लेवरेज टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेवरेज जरूर देता है, बट ओनली विजडम कैन टेल अस विच प्रॉब्लम्स आर वर्थ सॉल्विंग। लेकिन केवल विजडम के थ्रू, यानी हम अपने बुद्धिमत्ता के थ्रू ही ये डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो वर्थ सॉल्विंग है। तो दिस वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को चैलेंज किया गया था अभी रिसेंटली। तो उसके कुछ प्रोविज़न है, प्रोविज़न जो सेक्शन 5 से 10 तक के प्रोविजंस हैं उनको चैलेंज किया गया था कोर्ट में। और ये याद रखेगा स्पेशल मैरिज एक्ट कब का है, 1954 का। स्पेशल मैरिज एक्ट कब का है, 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट है। और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपको एक ये भी चीज़ बता दूँ कि इसमें क्या होता है कि एक जैसे मान लो आपको इंटरफेथ मैरिज करनी, कोर्ट में जाकर के इंटरफेथ मैरिज करनी है, तो आपको 30 डेज पहले एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव 30 डेज अहेड एडवांस नोटिस फॉर मैरिज कि आपको इंटेंट है, यू आर इंटेंडिंग टू मैरी सो एंड सो, एंड ये जो आपने दी है, मतलब अपना इंटेंशन जो बताया है, इसका फिर इसमें वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड में इसके बारे में लिखा जाता है, रखा जाता है। अब नोटिस बोर्ड में लिख करके क्या होता है कि वो ये बेसिकली कोर्ट्स ये कहते हैं कि इसमें अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो दे विल
ऑब्जेक्ट टू दिस, है ना, फिर उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। तो 30 दिनों तक के लिए ये लगा रहता है वही नोटिस बोर्ड में। अब हो क्या रहा था कि दिस वॉज बीइंग मिसयूज्ड अलॉट। जैसे एक अथीरा का केस था जिसमें अथीरा ने इंटर रिलीजन कम्युनिटी मैरिज करने की कोशिश की थी, जिसमें फिर उनका जो नोटिस था ना वहाँ पे जो टंगा हुआ था उसको लोगों ने क्या किया, फेसबुक में वायरल कर दिया, है ना, और उसको कहीं कहीं सोशल मीडिया में शेयर कर दिया। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो जो प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, आर्टिकल 21 हो गया, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 ये भी 21 के अंतर्गत आ गया। तो दिस प्रोविजन वाज वायलेटिव ऑफ कॉल्ड एज वायलेटिव ऑफ राइट टू प्राइवेसी विच वाज गारंटीड अंडर दैट। तो इसके लिए कोर्ट गए थे लोग और यहाँ पे उसको चैलेंज भी किया, बट नाउ द चैलेंज हैज़ बीन रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको सेक्शन बता दूँ, SMA यानी कि स्पेशल मैरिजेज एक्ट का सेक्शन आपका 5 जो है वो कहता है इट रिक्वायर्स द कपल्स टू गेटिंग मैरिड under it to give a notice to the marriage officer 30 days before the date of marriage। तो इस एक्ट के अंतर्गत कोई शादी अगर कर रहा है तो 30 दिन पहले उसको डेट ऑफ मैरिज के 30 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर सेक्शन 6 कहता है द नोटिस टू बी देन इंटर्ड इनटू द मैरिज नोटिस बुक मेंटेन्ड बाय द मैरिज ऑफिसर, ठीक है ना। मैरिज ऑफिसर के पास जो बुक होती है वहाँ पे इसके बारे में लिखा जाएगा। इसके अलावा फिर बोलते हैं एनी पर्सन हु आर डिजायर्स, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब कोई भी व्यक्ति इसको इंक्वायर कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, और इसके अलावा ये भी देख सकता है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके बारे में भी रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और इसके अंदर है सेक्शन 7, इट प्रोवाइड्स द प्रोसेस फॉर मेकिंग ऑब्जेक्शंस, किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन करेंगे उसकी प्रोसेस सेक्शन 7 में है। फिर सेक्शन 8 जो है इट स्पेसिफाइज द इंक्वायरी प्रोसीजर टू बी फॉलोड, है ना, फिर इसके ऊपर इंक्वायरी होती है कि क्या कैसे है, सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये 8 हो गया। तो ऑथर ने वही कहा कि ये सारे प्रोविजंस को हटाने के लिए डिमांड की गई थी, बट हटाया नहीं गया। हाँ, मिसयूज़ ज़रूर इसका होता है, बट इसका कोई और मैकेनिज्म देखने की ज़रूरत है ना। कुछ चीज़ें एटलीस्ट आप हाइड करके रखें, उनका फ़ोन नंबर ना दें, उनका एड्रेस ना दें, ताकि उनकी लाइफ है वो मिजरेबल ना बने। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। चेन्नई एयरपोर्ट बिकम्स द 5th बिजिएस्ट इन एयरपोर्ट इन द कंट्री। तो इंडिया में अब 5वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो चेन्नई एयरपोर्ट बन गया है। सबसे बिजिएस्ट वैसे दिल्ली है, फिर मुंबई है, फिर बेंगलुरु है, फिर हैदराबाद है, फिर चेन्नई है, एंड देन लास्ट कोलकाता। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट इंडिया का न्यू दिल्ली है, सेकंड है मुंबई, थर्ड है बेंगलुरु, फोर्थ है हैदराबाद, फिफ्थ है चेन्नई एंड सिक्स्थ है कोलकाता। तो दीज आर द 6th मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट निकाली, उसके थ्रू ये बताया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ह्यूज हॉल ऑफ फेक 2000 नोट्स। एनसीआरबी ने अभी रिसेंटली बताया कि 2016 के बाद जो फेक मनी है, फेक करेंसी है, उसके नंबर बढ़े हैं, जो कि घटने चाहिए थे, क्योंकि 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन पहले कब कब हुआ है आपको बता दूं। 1946 में पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ है ना, और 1978 में फिर डीमोनेटाइजेशन हुआ है, फिर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि हाईएस्ट करेंसी नोट आज तक कौन सी है जो डीमोनेटाइज हुई, तो वो ₹10,000 की है। 10,000 रुपये की नोट है जो हाईएस्ट करेंसी नोट थी, जो कि डीमोनेटाइज की गई थी, ठीक है ना, 1978 में और 1946 दोनों में की गई थी। क्योंकि एक्चुअली 10,000 की नोट पहले 1946 में डीमोनेटाइज की गई, फिर 1954 में दोबारा यूज़ में आने लगी, फिर 1978 में ये दोबारा डीमोनेटाइज हो गई। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात चल रही है 2000 के नोट एनसीआरबी की, तो थोड़ा बता दूं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डेटा, एंड ये क्राइम डेटा को एनालाइज एंड कलेक्ट करता है। इसके अलावा आईपीसी एंड स्पेशल एंड लोकल लॉज उनको भी मतलब उनके अंतर्गत रह करके एनालाइज करता है क्राइम्स को, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। और याद रखिएगा, इसका फॉर्मेशन 1986 में हुआ था, 11 मार्च 1986 में हुआ था। और अभी उन्होंने कहा कि नियरली 60% ऑफ ऑल द फेक नोट्स सीज्ड इन 2021 वर ऑफ ₹2000 डिनोमिनेशन। तो 2000 की नोट थी, और जितने भी फेक नोट्स मिले हैं अभी 60% उनमें से 2000 के नोट्स हैं, एनसीआरबी का ये कहना है। और ये जो करेंसी इन सर्कुलेशन, फेक नोट्स इन सर्कुलेशन है, ये 2016 के बाद और बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है, इट हैज़ फर्दर इंक्रीज्ड। एक और न्यूज़ आपके यहाँ पर देखो, सोलोमन आइलैंड्स सस्पेंडेड ऑल विजिट्स फ्रॉम फॉरेन नेवीज़। तो सोलोमन आइलैंड जो है चाइना के साथ ज़्यादा गले मिल रहा है, और कह रहा है कि बाकी जो दूसरी नेवीज़ हैं उनको हम अपने यहाँ नहीं आने देंगे, दे विल नॉट बी कमिंग टू अस, है ना। एंड मैं आपको आगे बता दूँ, ये थोड़ा मैप दिखा दूँ।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सोलोमन आइलैंड्स की लोकेशन देख लो, एक बार समझ लो। सोलोमन आइलैंड्स आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। और दिस इज़ इन अब नदर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आप दिख रहा होगा पापा न्यू गिनी के बिल्कुल पास है, ठीक है ना। एंड ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको कुछ और दिख रहा होगा, किरिबाती, तुवालू, फिजी, वनुआतू, न्यू कैलेडोनिया। तो अगर आपसे यूपीएससी ने इस तरह से कुछ पूछा, जैसे सपोज करो कि पूछ लिया कि इनमें से कौन सा भैया नदर्न पार्ट में आता है, कौन सा सदर्न पार्ट में आता है, ठीक है ना, और इसमें से कौन सा लोकेशन है, मतलब कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है, तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा कि इनकी लोकेशन देख लीजिएगा। जैसे कि एक बार देख लीजिए, जो नाउरू है वो ऊपर है, वनुआतू नीचे है ना, न्यू कैलेडोनिया जो है वो आपका नीचे है, ठीक है ना, न्यू कैलेडोनिया जो फ्रांस वाला पार्ट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो आपसे कि सोलोमन आइलैंड्स माइक्रोनेशिया का पार्ट है कि मेलानेशिया का पार्ट है कि पोलिनेशिया का पार्ट है। तो याद रखिएगा सोलोमन आइलैंड आपका मेलानेशिया का पार्ट है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ मेलानेशिया, ठीक है ना। सोलोमन आइलैंड किसका पार्ट है, मेलानेशिया का पार्ट है, ठीक है ना। वनुआतू आपका किसका पार्ट है, वनुआतू आपका मेलानेशिया का पार्ट है। फिजी आपका मेलानेशिया का पार्ट है। न्यू कैलेडोनिया आपका मेलानेशिया का पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ये हवाई किसका पार्ट है, जैसे यहाँ पे आपको देखूंगा हवाई भी है, तो हवाई आपका पॉलिनेशिया का पार्ट है। कोई आपसे पूछे मार्शल आइलैंड, तो ये मार्शल आइलैंड ये इधर ही ऊपर है, मार्शल आइलैंड का किसका पार्ट है, तो वो माइक्रोनेशिया का पार्ट है मार्शल आइलैंड। किरिबाती आपका माइक्रोनेशिया का पार्ट है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, इसको याद रखिएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।